हेलो वन, दिस इज सेवज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है अमेंडमेंट्स के बारे में। बेटा देख, अगर मैं मई 22 की बात करूं, मई 22 के अंदर जो मेजर चेंजेस हैं ऑडिट के अंदर, वो बेसिकली दो हैं। क्या क्या? एक तो आपका कारो 20, ठीक है। दूसरा है आपका जो चैप्टर नंबर 9 है, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन आज का जो बेसिक क्लास है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर जितने भी चेंजेस आए हैं वो सब कुछ आज हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? स्टार्ट करें? चलिए सर स्टार्ट करते हैं। एक और चीज देख, दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 9 क्या है? ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर आइटम को तुम कैसे ऑडिट करोगे। अब हुआ क्या, देख फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट्स, आपके पी एन एंड बैलेंस शीट्स किसके अकॉर्डिंग बनते हैं? एज पर द शेड्यूल 3। अब हुआ क्या, शेड्यूल 3 के अंदर चेंजेस आ गए हैं बहुत सारे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो हमारे चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी चेंजेस आ गए। लेकिन आप ध्यान दोगे ना, तो ज्यादातर जितनी भी चेंजेस आए ना वो डिस्क्लोजर्स के रिगार्डिंग है। मतलब अब आपके फाइनेंशियल, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट बनाती है ना। तो भैया अब क्या हुआ है, जितने भी चेंजेस आए हैं उसकी वजह से मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। अब इतने ज्यादा डिस्क्लोजर बढ़ गए हैं ना, मैनेजमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे के सारे डिस्क्लोजर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। क्लियर? स्टार्ट करूं? ठीक है सर, स्टार्ट करूंगी सेकंड अमेंडमेंट के साथ। पहली वाली भी कवर करूंगी लेकिन बाद में, ठीक है। सबसे पहले है सर शेयर होल्डिंग के अंदर। पहला क्या है, अब शेड्यूल 3 में क्या आ गया कि भैया अगर किसी भी प्रमोटर के पास कोई भी जो आप किसी भी कंपनी के प्रमोटर है ना, उनके पास जो भी शेयर्स है उन सब के बारे में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में के अंदर मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या? कि किस प्रमोटर के पास कितने शेयर हैं और वो टोटल शेयर्स का कितना परसेंटेज है, ठीक है। दूसरा, लास्ट ईयर और करंट ईयर के अंदर कोई अगर उसके शेयर होल्डिंग में चेंज आया है तो वो भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर? एक बात बोलूं, प्रमोटर्स के रिगार्डिंग जो शेयर होल्डिंग था उसके बारे में डिस्क्लोजर्स पहले भी जाते थे। मतलब इस अमेंडमेंट के आने से पहले जो पहले शेड्यूल 3 था ना, उसके अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन जाती थी। बट पहले पता है क्या था, पहले लिखा हुआ था कि जिस प्रमोटर के पास 5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है ना उसके बारे में डिस्क्लोजर दो। अब वो 5% हटा दिया। अब प्रमोटर के पास अगर 1% भी होल्डिंग है तो इसके बारे में भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में, ठीक है। अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने अपने डायरेक्टर को, प्रमोटर को, केएमपी को या रिलेटेड पार्टी को कोई भी लोन एडवांस या लोन एडवांस दिए हैं, ठीक है। खाली बात यहाँ खत्म नहीं हो रही, लोन एडवांस दे दिए चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये स्पेसिफाई उनके रीपेमेंट का कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है कि भैया कैसे रीपेमेंट होगा, कब होगा, इसके बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया। या खाली ये बोला वैसे रीपेमेंट ऑफ द डिमांड कि भाई जब कंपनी डिमांड करेगी तब रीपेमेंट करना। भैया कंपनी तो 50 साल तक बिना डिमांड करे, राइट। अगर ऐसा केस है, कंपनी ने अपने डायरेक्टर, प्रमोटर, शेयर अपने रिलेटेड पार्टी या केएमपी को लोन एडवांसेस दे रखे हैं विदाउट स्पेसिफाई कि इसका रीपेमेंट कैसे होगा, या फिर ये बोला और रीपेमेंट ऑफ द डिमांड, अगर ऐसा केस है तो सर ये बात अब कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? कि भैया इस ऐसी पार्टीज को कितने लोन दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग लोन, ठीक है। दूसरा, वो जो टोटल लोन है, मतलब अगर कंपनी ने टोटल जितने भी लोन है उसमें से कितना परसेंटेज ऐसा लोन है जो इन लोगों को दे रखा है। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है सर। नेक्स्ट है डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर। देख बेटा देख, इसे पहले वाले में हमने डिस्कस किया था जहां पे कंपनी ने लोन दे रखा है। अब जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से डिस्क्लोजर्स के बारे में, जहां कंपनी ने लोन ले रखा है, ठीक है। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपकी कंपनी को किसी बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लेंडर ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस है तो कंपनी को अब ये बात अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, उसको बताना पड़ेगा किस डेट पे उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया, पहली चीज। दूसरा, जो उसने डिफॉल्ट किया था किस नेचर का था और किस अमाउंट का था। क्लियर? बेटा एक बात बोलूं, मेरे अकॉर्डिंग जैसे ही आपने ये लाइन सुनी होगी, जैसे ही आपने ये वाला अमेंडमेंट के बारे में सुना होगा, इस डिस्क्लोजर के बारे में सुना होगा, आई एम डैम श्योर आप इतने इंटेलिजेंट है कि आपके दिमाग में कारो तो आया ही होगा। क्योंकि कारो 2020 के अंदर भी ना ऐसे डिस्क्लोजर की बात हो रही है जहां पे कौन कारो के अंदर डिस्क्लोजर कौन देता है? ऑडिटर, ठीक है।
जहां हमें ऐसे डिस्क्लोजर देने हैं अगर हमारी कंपनी विलफुल डिफॉल्ट डिक्लेयर हो जाती है। वैसे एक बात बोलूं, तुम जो चेंजेस पढ़ोगे ना, तुम रियलाइज करोगे कि भैया कारो 2020 के अंदर भी जितने भी चेंजेस है ना, मतलब 16 और 20 में जो बेसिक चेंजेस है भाई, इन वो ही सारे पॉइंट, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट इन लोगों ने शेड्यूल 3 में भी डाल दिए। मतलब उससे हुआ क्या, जैसे ही ये डिस्क्लोजर्स के पॉइंट शेड्यूल 3 में डाले, यहाँ पे मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर बढ़ा दिए, और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बढ़ा, कारो के अंदर बढ़ा के क्या किया, उसने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा दी कि ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी ये पॉइंट बढ़ाने हैं। ऑलमोस्ट सेम सेम चेंजेस आए हैं कारो के अंदर भी और शेड्यूल 3 के अंदर भी। अब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की भी ऑडिटर की भी है, भैया सब डिस्क्लोज करो, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखो अपने यूजर्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी ने जिस पर्पस के लिए लोन लिया था अगर उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे तो ये बात भी कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर देनी पड़ेगी। सर कुछ ऐसा ही डिस्क्लोजर आपके कारों में भी जाता है, ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट है सर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, ठीक है। खाली लोन एडवांसेस नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम इन्वेस्टमेंट सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इसमें दो केसेस हैं। पहला केस, सर आप हम बात करें कंपनी ए की, मान लो कंपनी ए ने कंपनी बी को पैसे दिए, कंपनी बी को मतलब किसी एंटिटी को या किसी पर्सन को पैसे दिए, लोन एडवांस कुछ भी हो सकता है, एंड बी ने वही पैसे सी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। सर ए ने बी को पैसे दिए और वही पैसे बी ने सी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए ऑन द बिहाफ ऑफ द ए। अगर ऐसा कोई केस है, पहला केस फर्स्ट केस है, तो अगर ऐसा कोई केस है तो सर ए कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि भैया कितने रुपए कब उसने बी को दिए, साथ में बी ने कब कितने रुपए सी के अंदर इन्वेस्ट किए। दूसरा, किसी कंपनीज एक्ट, पामेला एक्ट, इन सब के साथ कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है ये सब करते हुए, क्लियर। दूसरा केस क्या है, पहला केस था जहां पे बी ने इन्वेस्ट किए, सॉरी ए ने बी को दिए और बी ने सी को दिए। सेकंड केस में क्या है सर, ए रिसीव कर रहा है किससे, बी से, ठीक है, और उसके बाद उसको सी में इन्वेस्ट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द बी। बात समझ पाए। अगर कंपनी ने किसी और पर्सन या एंटिटी को पैसे दिए और उस पर्सन और एंटिटी ने ए के बिहाफ पे सी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, तो भी ए कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे कि भैया कितने रुपए उसने बी को दिए हैं और कितने रुपए बी ने सी को दिए हैं। इसके अंदर आपका गारंटी और सिक्योरिटी ये सब भी आता है। अगर बी ने ए के बिहाफ पे गारंटी या सिक्योरिटी भी दी है ना, तो वो भी यहाँ पे उसके बारे में भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, क्लियर। दूसरा केस है जहां पे अगर ए कंपनी रिसीव कर रही है बी कंपनी से और उसके बाद उन पैसों को सी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, सी को लोन एडवांसेस दे रही है, इन्वेस्टमेंट दे रही है या फिर गारंटी या सिक्योरिटी दे रही है ऑन द बिहाफ ऑफ द बी। अगर ऐसा केस है तो ए कंपनी को तब भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सेम ये वाले डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। बात समझ में आई, ठीक है सर। सर पता है ऐसा ही कोई चेंज ना कारों में तो नहीं आया, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में 143 सेक्शन 143 किस चीज के बारे में, ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट के बारे में, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के क्लोज जे के अंदर ये चेंज आया था, जहां ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखना है अगर ऐसा कोई केस आता है तो, क्लियर। बात समझ में आई, ठीक है सर। अब आ जाते हैं सर 7 डिस्क्लोजर के ऊपर। 7 डिस्क्लोजर है कि ड्यूरिंग द ईयर अगर कंपनी ने कोई लोन या एडवांसेस कोई बैंक से कोई लोन वगैरह लिया हुआ है और उस लोन को लेते हुए उन्होंने ये लोन लेते हुए अपनी इन्वेंट्री को एज ए सिक्योरिटी रख दिया बैंक के पास, तो ऐसे केस में क्या होता है, क्वार्टरली बेसिस पे बैंक को स्टेटमेंट देनी पड़ती है, आपकी इन्वेंट्री स्टेटमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पे बैंक इन्वेंट्री स्टेटमेंट देनी पड़ती है, क्लियर। तो अब क्या है, अब कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से डिस्क्लोज देना पड़ेगा कि भैया उसने जो क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल करी थी ना बैंक के पास, वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रही थी। मैनेजमेंट खुद लिख के देगा ये चीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अगर नहीं कर रही थी तो यहाँ पे उसके रीजन प्रोवाइड करेगा कि क्यों उसके बुक्स ऑफ अकाउंट और क्वार्टरली बेसिस पे जो स्टेटमेंट गई थी
बैंक के पास, उनमें मिसमैच क्यों था, और उसका रिकंसिलेशन बना के देगा। बेटा पता है जितने ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं ना, उन सबके चक्कर में ये वाला चेंजेस आया है, ठीक है। इवन कुछ ऐसा ही चेंज आपके कारों के अंदर भी आया है कि अगर इन स्टेटमेंट के अंदर मिसमैनेजमेंट है तो आपको अपनी कारों के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। क्लियर, ठीक है सर। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स के रिगार्डिंग। सर ट्रेड रिसीवेबल्स और पेवेबल में क्या चेंजेस आए सर, इसके अंदर ना अब एजिंग, आपको एजिंग शेड्यूल देने पड़ेंगे। क्या है सर, देखो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ना कभी भी नहीं आया, ट्रेड पेवेबल्स के अंदर बहुत पहले एजिंग शेड्यूल आता था, फिर बीच में बंद आ गया, अब वापस हो गया। और ट्रेड रिसीवेबल में पहली बार ऐसा हुआ है जब बोला गया कि सर आपको एजिंग शेड्यूल्स भी देने हैं। पहले सिर्फ क्या करते थे, ट्रेड रिसीवेबल में हम दो कैटेगरी के अंदर दिखा देते थे, ट्रेड रिसीवेबल जो 6 महीने से कम से आउटस्टैंडिंग है और जो 6 महीने से ज्यादा से आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया सर, आपको कौन कौन सा, अब मैनेजमेंट को कौन कौन सा क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स जो 6 महीने से कम से आउटस्टैंडिंग है, जो 6 महीने से लेके 1 साल तक आउटस्टैंडिंग है, जो 1 से 2 साल तक आउटस्टैंडिंग है, 2 से 3 साल तक आउटस्टैंडिंग है, और 3 साल से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई सर। दिस इज वेरी गुड, मतलब ये बहुत अच्छा चेंज आया शेड्यूल 3 के अंदर, एजिंग वाला। बिकॉज पता है वरना क्या होता था, 2-2, 3-3 साल तक आपके डिवेंचर्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ये लिखा हुआ है 6 महीने से कम है या ज्यादा है। क्लियर, अब वो 5 साल पुराना है तब भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा क्लियरिटी रहेगा कि भैया कौन से पे रिलाई करे और कौन से पे नहीं करे। क्लियर, 4 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। पहला डिस्प्यूटेड गुड और डिस्प्यूटेड डाउटफुल, दूसरा है डिस्प्यूटेड गुड एंड डिस्प्यूटेड डाउटफुल। इन 4 कैटेगरीज में करना है और इस एजिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंट करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है सर। ये 6 महीने कहां से देखोगे, ड्यू डेट से देखोगे। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है सर। ऐसा ही कुछ एजिंग शेड्यूल कहां पे जा रहा है सर, ट्रेड रिसीवेबल के केस में भी जा रहा है। ट्रेड रिसीवेबल के केस में भी जा रहा है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लेस देन 6 मंथ से स्टार्ट हो रहा था, ये लेस देन 1 ईयर से स्टार्ट हो रहा है। मतलब लेस देन 1 ईयर, फिर आएगा 1 to 2 ईयर, फिर 2 to 3 एंड फिर मोर देन 3। क्लियर, यहाँ पे एक कम है डिस्क्लोजर, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे भी 4 कैटेगरीज में सारे डिवाइड हो जाएंगे। कौन कौन सी कैटेगरीज में, एमएसएमई, दूसरा डिस्प्यूटेड एमएसएमई, उसके अलावा एमएसएमई से जो बाकी जो बचे हुए हैं अदर्स, और डिस्प्यूटेड अदर्स, वो 4 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे आपके ट्रेड पेवेबल्स। बात समझ में आई। अब क्या हो गया है सर, ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेवेबल्स दोनों के अंदर एजिंग शेड्यूल्स देने पड़ेंगे, कहाँ को, मैनेजमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है सर। एक और पॉइंट था बेटा, देख यहाँ पे बोला हुआ है कि आउटस्टैंडिंग मतलब तुम ये 6 महीने 1 साल कहाँ से काउंट करोगे, ड्यू डेट, पेमेंट की जो ड्यू डेट है ना वहां से 1 साल काउंट करोगे। क्लियर, लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जहां पे बिल्स ही रेज नहीं किए गए, तो क्या करोगे, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है बिल्स नहीं रेज किए गए, इसका क्या मतलब है, मान लो सेल कर दी लेकिन अभी तक बिल इशू नहीं किया है, अगर ऐसा केस है तो सर जिस दिन सेल किया उस दिन से आपका 6 महीने 1 साल काउंट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। ये थे सर आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के अंदर चेंजेस। अब आ जाते हैं आपके पीपीई के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, फिक्स एसेट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। एक सेकंड, पहला है टाइटल डीड के बारे में, कि भाई अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे नहीं है तो कंपनी को इस चीज के बारे में, मतलब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आपके बैलेंस शीट में एक आइटम आ रही है और वो कंपनी के नाम पे है ही नहीं, ठीक है, तो फायदा नहीं है ना। तो इसीलिए बोला कि भैया ऐसी कोई भी फाइनेंशियल कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कंपनी के नाम पे नहीं है, तो भैया उसके बारे में कंपनी को अलग से बताना पड़ेगा कि भैया ये वाली जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये हमारे नाम पे नहीं है। उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगी, आप प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दोगे, उसकी ग्रॉस वैल्यू बताओगे, ये बताओगे कब से कंपनी वो प्रॉपर्टी को हेल्ड कर रही है और किसके नाम पे कर रही है, और वो जिस पर्सन के नाम पे कर रही है वो कहीं कंपनी का रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। क्लियर, बात समझ में आई। और रीजन बताओगे कि वो कंपनी के नाम पे क्यों नहीं है। ये सेम डिस्क्लोजर सर आपके कारों में भी जाएगा। दूसरा है रिवैल्यूएशन, अगर कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन करवाया है
तो उसे बताना पड़ेगा कि भैया उसने जो रिवैल्यूएशन करवाया है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाया है कि नहीं करवाया, पहली चीज। दूसरी चीज, सर अगर रिवैल्यूएशन की वजह से एसेट्स का अमाउंट 10% से कम या ज्यादा, मतलब कोई भी चेंज 10% से बढ़ गया या 10% से कम हो गया, मतलब कोई भी चेंज जो वैल्यूएशन में 10% या उससे ज्यादा हो, तो उसके बारे में अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर? अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने रिवैल्यूएशन करवाया है तो भैया दो चीज के बारे में उसे डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। पहला कि उसने जो वैल्यूएशन करवाया है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाया है कि नहीं करवाया। दूसरा, अगर पहला डिस्क्लोजर तो यही है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाया है या नहीं करवाया, इस चीज के बारे में। दूसरा है कि भाई अगर रिवैल्यूएशन की वजह से जो चेंज आया है, अपवर्ड या डाउनवर्ड कुछ भी, वो 10% या उससे ज्यादा है, तो आपको अलग से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा। क्लियर? सर ये चेंज आपके कारों के अंदर भी आया, कारों के अंदर भी आपको ये रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, ये दोनों। क्लियर? सर देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि यार खाली रिवैल्यूएशन जो हो रहा है ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ विंडो ड्रेसिंग करने के लिए किया है। रजिस्टर वैल्यूअर से करवाओ, वैलिड करवाओ, उसको इंकरेज करने के लिए ये वाला डिस्क्लोजर आया है। क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस के कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सर दिस इज वेरी अच्छा चेंज, बहुत ही अच्छा चेंज आया जो ये शेड्यूल 3 के अंदर आया है। वरना क्या होता था, मतलब यहाँ भी क्या कर दिया, जैसे ट्रेड रिसीवेबल और पेबल्स के अंदर एजिंग शेड्यूल है ना कि भैया इस प्रोजेक्ट के अंदर कब से काम चल रहा है, ये कब से वर्क इन प्रोग्रेस है, इसका एजिंग शेड्यूल आपको बना के देना है। पहले क्या होता था, कंपनीज के ना वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर बहुत कैपिटल इन्वेस्ट रहता था। कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, ठीक है, बहुत कैपिटल इन्वेस्ट रहता था, बीच में बंद भी हो जाते थे, कुछ पता नहीं चलता था। हर साल वो कंपनी में वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वर्क इन प्रोग्रेस में एसेट साइड पे आता रहता था। ठीक है, तो अब इन लोगों ने क्या कर दिया, एजिंग शेड्यूल बोल दिया कि भैया कोई भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसके बारे में तुम्हें एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा। दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे, कौन कौन से, ऐसे प्रोजेक्ट जो प्रोग्रेस में है और दूसरे जो टेम्परेरी सस्पेंडेड है। क्लियर? कि कितने साल से आपका अमाउंट वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर फंसा हुआ है, ये सारा डिस्क्लोजर जाएगा। क्लियर? सर सेम आपका इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर भी लगेगा, अगर किसी इंटेंजिबल एसेट भी वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसके ऊपर भी लगेगा। दूसरी चीज, इसके ऊपर मैं नोट्स शिफ्ट कर देती हूँ नोट्स के ऊपर। दूसरा ये है कि बहुत बार क्या होता है, अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर स्पेसिफिक टाइम से ज्यादा टाइम लग गया, मतलब ये था कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट 2 साल में पूरा हो जाएगा लेकिन 3 साल में भी पूरा नहीं हुआ, तब भी आपको ये डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे अलग से। सर ये वाला डिस्क्लोजर तो जाएगा ही, प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस एंड प्रोजेक्ट इन टेम्परेरी सस्पेंडेड वाला। तो इसके अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट ओवरड्यू हो जाए अमाउंट से या फिर पीरियड से, मतलब 2 साल में पूरा होना चाहिए था, 3 साल हो गए अभी तक पूरा नहीं हुआ, या फिर 2 लाख रुपए का बजट था 4 लाख हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ भी टाइम से ओवरड्यू हो जाए या अमाउंट से ओवरड्यू हो जाए तो उसके बारे में भी अलग से एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा, लाइक प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2 करके। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है सर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेनामी प्रॉपर्टी पे। सर बेनामी प्रॉपर्टी सेम चेंज, कारों के अंदर भी रिपोर्टिंग जाएगी। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपकी कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है बेनामी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो भैया उस चीज के बारे में अब कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि भैया कौन सी प्रॉपर्टी है, किस साल में एक्वायर करी थी, जो केस चल रहा है उसका क्या स्टेटस है, कितने अमाउंट से आ रही है। बेनामी प्रॉपर्टी है तो भैया इसका एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी को ये लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिखा रहे हैं तो सर उस आइटम का रेफरेंस दे देंगे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा रहे तो ये फैक्ट डिस्क्लोज कर देंगे, देयर इज अ बेनामी प्रॉपर्टी जिसके रिगार्डिंग केस चल रहा है हमारे यहाँ पे। क्लियर? सेम डिस्क्लोजर कारों में भी देना ऑडिटर को, अगर किसी कंपनी के ऊपर बेनामी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी केस चल रही है तो। ठीक है सर। नेक्स्ट है स्टक ऑफ कंपनी के ऊपर, मतलब आपकी कंपनी का कोई ट्रांजैक्शन या कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सेल्स परचेज कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है। एक सेकंड जरा, अगर कंपनी का किसी भी ऐसी कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन था जो इस साल स्टक ऑफ हो गई, मतलब कंपनी ने खुद स्ट्राइक ऑफ करवा लिया या फिर आरओसी ने उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया, कोई भी केस है, तो ऐसी किसी कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन थी तो कंपनी को इस चीज के बारे में भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। क्या क्या देना पड़ेगा सर? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कि भैया किस तरीके की ट्रांजैक्शन थी, दूसरा कौन सी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई है उसका नाम, राइट,
अगर कोई बैलेंस आउटस्टैंडिंग है तो ये बताना पड़ेगा। बेटा वैसे तो स्ट्राइक ऑफ करने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस कंपनी का स्ट्राइक ऑफ हो रहा है ना वो अपनी सारी की सारी लायबिलिटी पे ऑफ कर दे, बट स्टिल अगर कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहता है तो उसके बारे में भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर? और अगर स्ट्राइक ऑफ कंपनी के साथ आपकी कंपनी का कोई रिलेशनशिप था तो वो भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट आता है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज का मतलब है सर अगर कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर अपने इनकम टैक्स के अंदर कोई भी इनकम सरेंडर की, अनडिस्क्लोज इनकम मतलब पिछले साल की कोई इनकम थी जो तब डिस्क्लोज नहीं की, इस साल डिस्क्लोज की है। देखो सर एक बात बोलूं, अगर पिछले साल की इनकम थी इस साल अपने डिस्क्लोज किया इनकम टैक्स के पास, तो देखो सर इस साल पीपीआई तो बना होगा ना, प्रायर पीरियड आइटम बन के आपकी बुक्स में तो आया ही होगा, तभी डिस्क्लोज होगी, राइट? लेकिन अब शेड्यूल 3 क्या बोलता है, खाली पीपीआई नहीं, अगर ऐसा कोई केस है जहां पे आपने अनडिस्क्लोज इनकम जो पहले डिस्क्लोज नहीं थी इस साल डिस्क्लोज करी आपने इनकम टैक्स एक्ट को, तो ये देखो पीपीआई तो बनेगा ही, दिस इज द नेचुरल अकाउंटिंग एंट्री। ठीक है, लेकिन अब आपको ना ये चीज अपने बुक्स के अंदर डिस्क्लोज भी करनी पड़ेगी कि भैया आपने अनडिस्क्लोज इनकम को इस साल डिस्क्लोज किया, जिसको पीपीआई बना के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपने दिखाया है। मतलब आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पीपीआई मैंने बनाया है वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम का था, जो इस साल का था, जो मैंने इस साल डिस्क्लोज करी है, और ये आपके बुक ऑफ अकाउंट से मैच कर रही है कि आपने पीपीआई का प्रॉपरली डिस्क्लोजर दिया है। इस चीज के बारे में एक्नॉलेजमेंट भी देना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। क्लियर? बात समझ में आई? मतलब शेड्यूल 3 बोल रहा है भाई पीपीआई तो बनाता है वो तो नेचुरल है, लेकिन अब अलग से लिख भी कि हाँ मैंने पीपीआई बनाया है। क्लियर? सर ये चीज ना कारों के अंदर भी आया है, हमें कारों के अंदर भी अगर ऐसा कोई केस है तो अपना रिपोर्टिंग देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सर, चलो नेक्स्ट आ रहा था सीएसआर। सीएसआर के रिगार्डिंग क्या क्या डिस्क्लोज डिस्क्लोजर आएगा सर। सर मैं ये नहीं कह रही कि सीएसआर के अंदर कोई चेंज आया है, पहले आपके स्टडी मेट के अंदर सीएसआर के बारे में कुछ नहीं बोला था, अब सीएसआर के बारे में क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ता है मैनेजमेंट को, अब वो ये वाला टॉपिक इंक्लूड कर दिया है। तो सर सीएसआर के रिगार्डिंग आप मैनेजमेंट को क्या क्या डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं कि सर पहली चीज कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना था एज पर द कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135, ठीक है, उसमें से कितना एक्सपेंडिचर कंपनी ने किया एज पर द सीएसआर, एज पर द कंपनीज एक्ट कितना सीएसआर पे एक्सपेंडिचर होना चाहिए था ड्यूरिंग द ईयर, कितना एक्सपेंडिचर किया, अगर कोई शॉर्टफॉल रहता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, विद रीजन देना पड़ेगा। उसके अलावा टोटल भी जाएगा कि भाई टोटल शॉर्टफॉल कितना है आपके उसके अंदर, मतलब पिछले साल का मिला के टोटल शॉर्टफॉल कितना है, करंट ईयर का अलग से दोगे और टोटल अलग से दोगे कि भैया आज तक का मिला के टोटल शॉर्टफॉल कितना है, राइट? उसके अलावा किस एक्टिविटी में कर रहे हो। दूसरा, बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, प्रोविजन बना लेती है, उस प्रोविजन के अंदर से एक्सपेंडिचर करती रहती है। अगर ऐसा केस है तो जो प्रोविजन के अंदर का जो मूवमेंट होगा वो भी डिस्क्लोजर जाएगा कहाँ पे सर, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। क्लियर? उसके अलावा क्या रहता है, डिटेल ऑफ द रिलेटेड पार्टी। सर मान लो आपका कंपनी सीएसआर का जो एक्सपेंडिचर है वो किसी ट्रस्ट के अंदर कर रही है, और वो ट्रस्ट किसकी है सर, आपकी कंपनी की है। तो अगर ऐसा कोई रिलेटेड पार्टी है जिसके थ्रू सीएसआर का एक्सपेंडिचर हो रहा है तो सर उसके बारे में भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसी ट्रस्ट से सीएसआर नहीं हो सकता, बस ये है ऐसी ट्रस्ट से जो कंपनी के रिलेटेड है, अगर ऐसा कुछ है तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट है, देखो ये 11 एक्स्ट्रा रेशोज आ गए हैं जो मैनेजमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देने पड़ेंगे, पहले नहीं थे। अब सर आप देखोगे ना ये सारे रेशो ऐसे कि भैया ये 11 रेशो जिसने पढ़ लिए, जिसने देख लिए, उसको पूरी की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी कंपनी की क्या चल रही है। तो अब कंपनी को अपने ये 11 रेशोज भी डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। उसके अलावा सर अगर लास्ट ईयर से इन रेशोज में 25% से ज्यादा का चेंज आ गया, कम या ज्यादा, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी, 25% से ज्यादा का आ गया तो सर उसके बारे में रीजन भी देने पड़ेंगे कि इतना चेंज क्यों आया। क्लियर? बात समझ में? दीज आर द 11 रेशोज जो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे, पहले शेड्यूल 3 में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, अब इंक्लूड किया है। क्लियर? नेक्स्ट सर ये क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी की बात कर रहे हैं, नया नया टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इन मतलब ये होता है ना आजकल चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो पेपर में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया, वर्चुअल करेंसी इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया। अगर आपका कंपनी वर्चुअल करेंसी के अंदर काम करता है तो उसके बारे में भी डिस्क्लोजर जाएगा कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर।
बैलेंस शीट डेट पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, मतलब कितना वर्चुअल करेंसी वो लोग हेल्ड करके रखा हुआ है। तीसरा, अगर वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में ट्रेडिंग करने के लिए किसी से कोई डिपॉजिट या एडवांसेस लिए हैं तो उस चीज के बारे में भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर। लास्ट है राउंड ऑफ मैंडेटरी। सर पहले शेड्यूल 3 के अंदर राउंड ऑफ मैंडेटरी नहीं था, सजेस्टेड था कि राउंड ऑफ कर सकते हैं, अब इन लोगों ने मैंडेटरी कर दिया। ऑल्दो लिमिट भी दी है कि भैया कैसे राउंड ऑफ करना है। एक और चीज यहाँ पे ना ये लिख लो, टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर 100 करोड़ से कम है तो आपका राउंड ऑफ 100 रुपीज से स्टार्ट हो सकता है, 100 से 1000 से लाख से। लेकिन अगर आपका टोटल इनकम, आपकी कंपनी का टोटल इनकम सर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, तो आपका राउंड ऑफ कहां से स्टार्ट होगा सर, लाख से। क्लियर, बात समझ में आई। सर पहले ना राउंड ऑफ का केस मैंडेटरी नहीं था, पहले भी बोला हुआ था लेकिन मैंडेटरी नहीं था। दूसरा जो चेंज आया ना सर, वो आया टोटल इनकम के अंदर। पहले क्या बोला था कि आप जो ये लिमिट चेक करोगे ना 100 करोड़ वाली, ये आप चेक करोगे टोटल रिवेन्यू पे। तो लोग क्या करते थे, रिवेन्यू के अंदर ना ऑपरेटिंग इनकम तो ले लेते थे, अदर इनकम नहीं लेते थे। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, झंझट ही हटा दिया, इन लोगों ने क्या कर दिया, टोटल इनकम। क्लियर, ठीक है सर। ये थे आपके चैप्टर 9 की अमेंडमेंट। ओ शिट, एक रह गई। फर्स्ट आप बोलोगे कि क्या मैम एक छुड़वा दी, नहीं छुड़वाई नहीं बेटा। देख, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, केस स्टडी वाला है, इसीलिए अलग से पढ़ाया है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी अमेंडमेंट थी ना वो सारी की सारी डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग थी। लेकिन जो ये वाला चेंज है ना, ये डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग नहीं है, दिस इज अ केस स्टडी वाला केस। बेटा देख, हम सबको पता है एज पर द सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ना कोई भी कंपनी डिस्काउंट के ऊपर अपने शेयर इशू नहीं कर सकती, नहीं कर सकती थी। लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा चेंज आया है कि अगर किसी कंपनी ने किसी रीस्ट्रक्चरिंग या किसी रेजुलेशन के अंदर, स्टैट्यूटरी प्लानिंग के अंदर, मतलब रिकंस्ट्रक्शन वगैरह के केस के अंदर अपने किसी क्रेडिटर को आरबीआई या फिर जो प्लान का डायरेक्शन है उसके बेसिस पे शेयर इशू किए डिस्काउंट पे, तो वो अलाउड है सर। वैसे तो डिस्काउंट के ऊपर कोई भी कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अपना कोई भी शेयर इशू कर ही नहीं सकती, अगर करती है तो पेनल्टी लग जाती है। लेकिन एक छोटा सा चेंज आया है कि रिकंस्ट्रक्शन या फिर रिस्ट्रक्चर्स वाले केसेस है तो वहां पे आरबीआई की डायरेक्शन या गाइडलाइन के बेसिस पे वो अपने क्रेडिटर को अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है। बात समझ में आई? ठीक है सर, ये थे आपके टोटल अमेंडमेंट आपके चैप्टर नंबर 9 के अंदर, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। आप प्लीज लिंक बायो से ले नोट्स डाउनलोड कर लेना, राइट। एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द स्टडीज एंड फॉर एनी डाउट आप मैं व्हाट्सएप करते हूँ इस नंबर पे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे, जो कि है chgarg1817@gmail.com। क्लियर। उसके अलावा सर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम आपकी ये नोट्स, बेटा ये पूरी की पूरी समरी बुक है, आप इसको अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो इसके लिए भी आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप या मेल कर सकते हो। क्लियर, चलिए सर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।